अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक न्यूरॉन्स। न्यूरॉन टॉपिक में सबसे पहले आप इसका देखेंगे कि इसका काम क्या होता है न्यूरॉन्स का बॉडी में। दीज आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। हमने पहले भी हमारा पता है कि हमारे टॉपिक का नाम ही सेल स्पेशलाइजेशन है। तो ये वो सेल्स होते हैं जो कि नर्वस सिस्टम के स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम के स्पेशलाइज्ड सेल्स को हम कहेंगे न्यूरॉन्स। नेक्स्ट आपकी बुक कहती है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेजेस, जिसको हम कहेंगे नर्व इम्पल्स। जो मैसेजेस हमारे न्यूरॉन्स ट्रांसफ़र करते हैं उनको कहा जाता है नर्व इम्पल्स थ्रू आउट द बॉडी। हमारी सारी बॉडी में मैसेजेस पास होते हैं हमारे दिमाग से नर्वस सिस्टम के थ्रू सारी बॉडी में। उन मैसेजेस को कहेंगे नर्व इम्पल्स। टू परफॉर्म दिस फंक्शन, अब हमारे दिमाग से जिस्म तक सारे मैसेजेस को पहुंचाने के लिए, इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उनका एक यूनिक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपने यहाँ से लेकर यहाँ से ऑनवर्ड्स बात की थी यहाँ तक कि न्यूरॉन्स होते क्या हैं, और अब यहाँ से ऑनवर्ड्स आप देखेंगे कि न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ से न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है। अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी एंड टू टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस। अब ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये हमारे पास लेबल्ड है सेंटर ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडी लेबल्ड है। आपकी बुक कहती है कि ये सेल बॉडी है और इससे दो किस्म के एक्सटेंशंस निकलती हैं, दो किस्म के रास्ते निकलते हैं। साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस उसने कहा है, हमें पता है ये सारा एरिया सेल बॉडी के इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म को निकलने के लिए दो किस्म के रास्ते दिए गए हैं। एक वो जो कि छोटे छोटे रास्ते हैं, बारीक बारीक लेकिन बहुत ज़्यादा हैं, उनको हम कहेंगे डेंड्राइड्स। और दूसरा हमारे पास एक सिंगल रास्ता है लेकिन वो लंबा है, उसको हम कहेंगे एक्सॉन। ये वर्ड्स आपने जहन में रखना है। आपकी बुक कहती है न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी एंड टू टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस। अब वो टू टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन क्या है? एक है डेंड्राइड आपके पास और दूसरा है एक्सॉन। इनका कंपैरिजन भी दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंड्राइट्स जैसा कि आप देख सकते हैं, दीज आर शॉर्टर एक्सटेंशंस, छोटी छोटी साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस हैं। दे रिसीव द इम्पल्स ट्रांसमिटेड टू डेम एंड ट्रांसमिट डेम टू सेल बॉडी। यहाँ से सारी नर्व जो मैसेज हमारे पास आता है वो डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं और वो सेल बॉडी तक मैसेज लेके जाते हैं। जबकि एक्सॉन्स जो हैं वो मैसेज जो सेल बॉडी तक ऑलरेडी आ चुका होता है उसको लेके जाते हैं अवे फ्रॉम सेल बॉडी। आप देख सकते हैं पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है कि ये अगर आपके पास ये हाईलाइटेड येलो पॉइंट जो है वो मैसेज है, ये मैसेज बाहर से आएगा और ये आपके डेंड्राइट से होता हुआ सेल बॉडी तक जाएगा और सेल बॉडी से ये मैसेज अवे फ्रॉम सेल बॉडी जाएगा एक्सॉन की तरफ, और ये सेल बॉडी से एक्सॉन की तरफ से होता हुआ अगली किसी सेल बॉडी तक जाएगा। ये आगे जाके आप देख सकते हैं एक्सॉन ख़त्म होकर यहाँ पे आपके पास इस एरिया में ये फिर काफ़ी सारी छोटे छोटे रास्ते बन जाते हैं जो कि आगे जाके किसी और सेल बॉडी के साथ मिलेंगे, और इस तरह से आपकी बॉडी जो है वो मैसेज डेंड्राइट से सेल बॉडी तक और सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन तक लेके जाती है। एक्सॉन्स लॉन्ग एक्सटेंशंस कैरी इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट पे अपना देखें, ये देखें, ये नर्व इम्पल्स से जो मैसेज है आपका, ये अंदर की तरफ सेल बॉडी की तरफ जा रहा है डेंड्राइट से होता हुआ, और सेल बॉडी से ये मैसेज, ये सेल बॉडी है आपकी, सेल बॉडी से ये मैसेज बाहर की तरफ जा रहा है एक्सॉन की तरफ। यहाँ से मुख्तलिफ रास्ते निकलेंगे और ये सारे रास्ते छोटे छोटे डेंड्राइट्स बन के आगे किसी सेल बॉडी के साथ मिल जाएंगे। अब आपकी बुक डेफिनेशन देती है कि डेंड्राइट्स शॉर्टर एक्सटेंशंस हैं, रिसीव करते हैं नर्व इम्पल्स और उसको ट्रांसमिट करते हैं सेल बॉडी की तरफ। ये देखें आप, ये शॉर्टर एक्सटेंशंस हैं, रिसीव किया है इन्होंने जो है हमारा मैसेज और उसको ट्रांसमिट किया है सेल बॉडी की तरफ। जबकि एक्सॉन लॉन्गर लंबी एक्सटेंशंस हैं और ये कैरी करती हैं इम्पल्स को और लेके कहाँ जाती हैं? अवे फ्रॉम सेल बॉडी। डेंड्राइट्स टू सेल बॉडी और एक्सॉन अवे फ्रॉम सेल बॉडी। ये वर्ड्स आपने अपने जहन में रखने हैं। नेक्स्ट अगर हम चलें न्यूरॉन्स का टॉपिक कवर करके,
आपके पास नेक्स्ट आ जाता है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो आपके पास आता है रिथ्रोसाइट्स। वर्ड रिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स को ही कहते हैं। जो इसका साइंटिफिक नेम है, जो इनका बायो में मोस्टली यूज होता है रेड ब्लड सेल्स के लिए, वो नाम है एरिथ्रोसाइट्स का। दीज ब्लड सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यूज। जहाँ से आपका इसका फंक्शन बताया गया है रेड ब्लड सेल्स का, ये कि ये दीज ब्लड सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स हैं जिनकी बात हो रही है, इनका काम क्या है, फंक्शन क्या है। इनका काम ये होता है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं लंग से। हमें पता है ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कहाँ से आती है, हवा से। हमारी बॉडी में हवा से ऑक्सीजन हमारे माउथ से होती हुई लंग्स तक आती है। तो ये लंग्स जो हैं, यहाँ पे पड़ी होती है सारी ऑक्सीजन। यहाँ लंग से हमारा जो ब्लड है, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो उस ऑक्सीजन को उठाते हैं और हमारे बॉडी टिश्यूज़ तक लेके जाते हैं, जिनको बॉडी टिश्यूज हमें पता है लिविंग टिश्यूज़ होते हैं। टिश्यूज़ जो हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं, तो उनको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। इस वजह से हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो लंग्स से ऑक्सीजन सारी उठा के हमारे बॉडी टिश्यूज़ तक प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे पास आ गया था इसका फंक्शन। यहाँ से स्टार्ट होता है इनका स्ट्रक्चर। दे आर बायकॉन्केव डिस्क शेप सेल्स। बायकॉन्केव क्या मतलब, ये देखें, ये जो शेप होती है ना, ये आपने फिजिक्स में भी शायद पढ़ा हो, इसको हम कहते हैं बायकॉन्केव। इस शेप के ये सेल्स होते हैं, डिस्क शेप के सेल्स होते हैं या बायकॉन्केव शेप के सेल्स होते हैं। दिस शेप प्रोवाइड्स मोर सरफेस एरिया टू अब्जॉर्ब एंड रिलीज ऑक्सीजन। अब ये जो शेप होती है, इसकी बायकॉन्केव शेप होती है, इसका फ़ायदा ये होता है कि ये मोर सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रही है। मतलब काफ़ी सारे रास्ते मिल गए हैं जहाँ से ऑक्सीजन इसमें रेड ब्लड सेल्स में एंटर भी हो सकती है और एग्जिट भी कर सकती है, एब्जॉर्ब भी कर सकती है और रिलीज़ भी कर सकती है। ये वही वर्ड्स हैं जो आपकी बुक ने यूज़ किए हैं, एब्जॉर्ब और रिलीज़ का। दे आर फिल्ड विद हीमोग्लोबिन। अब एक बात हमारे पास हुई है सबसे पहले तो रेड ब्लड सेल्स की। ये वो सेल्स हैं जो ऑक्सीजन हमारी लंग्स से बॉडी तक लेके जाते हैं। अब बात हो रही है एरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स की बात हुई है पहले, अब बात हो रही है हीमोग्लोबिन की। अब हीमोग्लोबिन क्या चीज़ है? रेड ब्लड सेल्स के अंदर ही, उस ही के अंदर एक पिगमेंट है, एक प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। ये एक प्रोटीन का नाम है। ये जो रेड ब्लड सेल्स होता है वो हीमोग्लोबिन से, इस प्रोटीन से भरा हुआ होता है। अब इस प्रोटीन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन का काम है, हीमोग्लोबिन जो रेड ब्लड सेल है, एक सेल है, उसके अंदर बेशुमार ऑर्गेनेल्स हैं, पिगमेंट्स हैं, सब कुछ है। ये हीमोग्लोबिन वो प्रोटीन है जो मेन रोल होता है उसका, कि उसने ऑक्सीजन उठानी है लंग से और लेके जानी है बॉडी टिश्यूज तक। रेड ब्लड सेल्स के अंदर जितनी ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगी उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर सकेगा लंग से और उनको बॉडी टिश्यूज़ में जाकर रिलीज़ कर सकेगा। अब अगर आपकी बुक कहती है, अब आप सोच रहे होंगे कि एक सेल है, उसके अंदर बेशुमार ऑर्गेनेल्स है, हीमोग्लोबिन है, तो वो कितनी को उठा लेगी? अगर मैं कह रही हूँ कि ज़्यादा हीमोग्लोबिन का मतलब है ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करेगी, तो एक सेल में, एक छोटे से सेल में कितनी को मैक्सिमम हीमोग्लोबिन हो सकती है? तो उसके लिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है कि आपकी बुक कहती है कि इन मैमल्स की बात करी जिसमें ह्यूमंस भी शामिल हैं, द मेच्योर रेड ब्लड सेल्स, मेच्योर रेड ब्लड सेल्स की बात हो रही है, जो कि एक एडल्ट फॉर्म में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी बात हो रही है। दे डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। ये तीनों चीज़ें जब एक सेल बनता है, रेड ब्लड सेल बनता है, बिल्कुल डिवाइड होकर स्टार्ट में होता है, इमेच्योर होता है, तो उसके अंदर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। क्योंकि न्यूक्लियस का काम है, आपको पता है कि उसने प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन है। ये न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलके ये हीमोग्लोबिन बनाते हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं रेड ब्लड सेल्स के लिए। और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनको ये ताकत मिल सके कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन बना सकें। लेकिन जब वो रेड ब्लड सेल्स मैच्योर हो जाते हैं, तो जो सेल होता है वो खुद ही अपने रेड ब्लड सेल के न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैक करके उनको engulf करके जो सेल से है वो निकाल देता है। इस वजह से जो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर ये तीनों ऑर्गेनेल्स नहीं होते,
क्योंकि रेड ब्लड सेल का सिर्फ एक ही तो काम है, उसने ऑक्सीजन लेनी है और बॉडी टिश्यूज को देनी है। अब उसको कमांड उसकी मिल चुकी है एच हीमोग्लोबिन को, उसको पता है कि उसने क्या काम करना है, इस वजह से उसको न्यूक्लियस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास जितनी उसको हीमोग्लोबिन चाहिए थी, प्रोटीन चाहिए थी अपना रोल अपना काम करने के लिए, वो उसके पास मौजूद है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपको पता है कि पावर हाउस होता है। वो जो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी के लिए ऑक्सीजन यूज़ करता है। हीमो इस यही वजह है कि माइटोकॉन्ड्रिया को भी निकाल दिया जाता है सेल के अंदर से, एक रेड ब्लड सेल, मेच्योर रेड ब्लड सेल के अंदर से, क्योंकि ये खतरा होता है कि हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन उठाई, माइटोकॉन्ड्रिया ने यूज़ कर ली एनर्जी निकालने के लिए। हमें क्योंकि ये आप ये समझ लें कि ये ऑक्सीजन खाने के लिए नहीं होती, ये डिलीवर करने के लिए होती है। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को भी हमारा सेल निकाल देता है, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा, वो कहीं ये ऐसा ना हो कि वो ऑक्सीजन यूज़ कर ले। हीमोग्लोबिन वो ऑक्सीजन उठा के बॉडी टिश्यूज तक लेके जाएगा, ना कि ये कि माइटोकॉन्ड्रिया यूज़ करें। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को निकाल दिया जाता है। इसकी एक माइटोकॉन्ड्रिया की तो रीज़न मैंने आपको एक ये बता दी कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन यूज़ करता है, इस वजह से उसको निकालते हैं। न्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमारे पास कोई यूज़ नहीं रह जाता, क्योंकि हमें जितनी प्रोटीन चाहिए थी, हीमोग्लोबिन चाहिए थी, वो सेल ने बना ली है। और तीसरी वजह जो आपकी बुक ने मेंशन की है मेच्योर रेड ब्लड सेल्स में इन तीनों ऑर्गेनेल्स के ना होने की, वो ये है कि इट हेल्प्स टू अकोमोडेट मोर हीमोग्लोबिन। ये तीनों नहीं होंगे, आपको पता है न्यूक्लियस ठीक ठाक जगह घेरता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के इर्द गिर्द पूरा नेटवर्क होता है एंड तक। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो बेशुमार होते हैं सेल के अंदर। इन तीनों के ना होने से सेल में ठीक ठाक जगह बन जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन अकोमोडेट कर सके, उसको जगह दे सके। इस वजह से इन तीनों ऑर्गेनेल्स को निकाल दिया जाता है। अब आप ये देख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म फिल्ड विद हीमोग्लोबिन। अब ये आपकी बुक ने दिखाने की कोशिश की है कि ये एक रेड ब्लड सेल है, और इसके अंदर ये जो डार्कर एरिया दिखाया हुआ है वो उसने दिखाया हुआ है कि ये सेल के अंदर सारी हीमोग्लोबिन भरी हुई है। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएं, ये आप देख सकते हैं कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं एरिथ्रोसाइट्स, ये रेड ब्लड सेल्स हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर डार्क रेड कलर में सारे ये हीमोग्लोबिन भरी हुई है सेल के अंदर। ये एक मेच्योर रेड ब्लड सेल है, इसमें भरी हुई है हीमोग्लोबिन सारी सेल के अंदर। दूसरी तरफ आप देखें कि ऑक्सीजन आई एयर से और लंग्स तक गई, ये लंग्स में सारी ऑक्सीजन भरी पड़ी है। ये ऑक्सीजन यहाँ से आपका रेड ब्लड सेल उठाएगा और उठा के अपने साथ बाइंड कर लेगा, अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और फिर आपका ब्लड जाएगा, रेड ब्लड सेल्स जाएंगे बॉडी सेल्स की तरफ और टिश्यूज़ की तरफ, और वहाँ जाके ये ऑक्सीजन रिलीज़ कर देंगे। ये सारा प्रोसेस होता है आरबीसीज़ का, और जैसा कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये आपके पास आर्टरी है विद ऑक्सीजन, और जो वेन्स हैं वो विदाउट ऑक्सीजन होती हैं। ये आपने अपने जहन में रखना है कि आर्टरीज की जहाँ बात हो रही है इसका मतलब है कि उसमें जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन मौजूद है, और वेन्स में जो बात हो रही है उसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। इनके दरमियान जो नेटवर्क आता है ना, जो कि रेड ब्लड आर्टरी से वेन, मतलब ऑक्सीजन जिस जिस में ख़त्म हुई जा रही है, जिस जिस ब्लड सेल्स में, वो कैपिलरी से गुजरते हुए वेन्स तक चले जाते हैं। अब ये भी एक वजह है कि जो हमारा रेड ब्लड सेल्स हैं उसके अंदर उनकी शेप बाइकॉनकेव है। बाइकॉनकेव शेप जैसा कि मैंने आपको बताया था ऐसे करके होती है। इसका फ़ायदा ये है कि ये गोली की तरह यहाँ से सिकुड़ के कैपिलरी से गुजरते हुए वेन्स तक पहुँच सकती हैं बआसानी, क्योंकि वेन्स बहुत बारीक होती हैं। ये रीज़न है बाइकॉनकेव शेप होने की रेड ब्लड सेल्स के, क्योंकि उन्होंने यहाँ से सिकुड़ते हुए गुजरना है गोली की तरह, पूरा ऐसे ना, ये जैसे इस फॉर्म में होती है ना बाइकॉनकेव, ये फॉर्म होती है। इसने ऐसे बारीक सी जगह से ऐसे निकल के जाना है कैपिलरी से, और इसने आगे जाके वेन्स में शामिल होना है। तो ये ऐसे आगे उसका कोना बारीक बनता है, तो वो चीरती हुई यहाँ से कैपिलरी से बासानी वेन्स तक पहुँच सकती हैं। यही वजह है बाइकॉनकेव या डिस्क शेप होने की उनकी रेड ब्लड सेल्स की। नेक्स्ट अब हम जाते हैं लिवर सेल्स की तरफ। लिवर सेल्स स्पेशलाइज्ड सेल्स वाले टॉपिक का हमारा लास्ट सेल है। लिवर सेल्स के बारे में आपकी बुक कहती है कि इनको हेपेटोसाइट्स भी कहा जाता है।
जैसे कि हमने कहा था कि जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं उनको एरिथ्रोसाइट कहते हैं, उसी तरह जो हमारे पास लिवर सेल्स है उसको हम कहते हैं हेपेटोसाइट्स। दे आर स्पेशलाइज फॉर लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शंस लाइक, अब लिवर सेल जो है, लिवर वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है आपकी बॉडी का, और इसके बहुत बेशुमार इम्पोर्टेंट काम है, जिनमें से कुछ आपकी बुक डिस्कस करेगी। दे आर स्पेशलाइज फॉर लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शंस लाइक, जैसे कि अब आपकी बुक आपको पूरी एक लिस्ट देगी फंक्शंस की जो कि आपका लिवर परफॉर्म करता है। स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, अब सबसे पहले तो ये कि ये स्टोरेज हाउस है, स्टोर करता है लिवर आपके ग्लाइकोजन को। ग्लाइकोजन वो है जो आगे जाके जब आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ग्लाइकोजन टूट के आपको इंस्टेंट ग्लूकोज देता है, ताकत देता है, ठीक है। आयरन, आयरन से आपके ब्लड सेल्स में जो है वो, आयरन से आपके ब्लड सेल्स जो हैं वो बेहतर तरीके से हीमोग्लोबिन बना सकते हैं। एंड सम प्रोटीन्स, और कुछ ऐसी प्रोटीन्स जिनकी आप कभी भी इंस्टेंट ज़रूरत हो सकती है, उनके लिए भी स्टोरेज हाउस के तौर पे काम करता है आपका लिवर सेल। ग्लाइकोजन इंस्टेंट ताकत के लिए, रेड ब्लड सेल्स को हीमोग्लोबिन बनाने में इंस्टेंट हेल्प देने के लिए, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स का ये स्टोरेज हाउस होता है। नेक्स्ट आप अगर देखें स्टोरेज के बाद आपके पास सेकंड पॉइंट आता है डिटॉक्सिफिकेशन का। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है जो टॉक्सिन्स हैं किसी चीज़ के अंदर, जो जहर है उसको ख़त्म करना। इस वर्ड का मतलब होता है डिटॉक्सिफिकेशन, जहर को ख़त्म करना। जो आपकी बॉडी में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस आते हैं, जहरीले सब्सटेंसेस, आपने गलती से कुछ टॉक्सिक खा लिया है, जो मतलब बेशुमार आप जर्म्स खाते हैं रोज़ाना की बेसिस पे, पानी में, खाने की फॉर्म में, किसी चीज़ को आपने टच करके चेहरे को हाथ लगाया, इनहेल कर लिया, इस फॉर्म में बे इंतहा टॉक्सिन्स आपके जिस्म में जाते हैं। लेकिन जो लिवर सेल्स होते हैं वो इन सब चीज़ों को डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, इनमें से जहर निकाल के इनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जहर इनका ख़त्म कर देते हैं या मार देते हैं। ये लिवर सेल्स का काम है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। थर्ड आपकी बुक कहती है प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग प्रोटीन्स ऑफ ब्लड। अब जो ब्लड, एक तो वो आयरन स्टोर करता है, रेड ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प आउट करता है। दूसरा लिवर सेल क्या कहता है, जो आपकी क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं, वो प्रोटीन्स जो आपके ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती हैं, उनकी प्रोडक्शन में भी लिवर सेल्स का रोल होता है। अब आप कहेंगे क्लॉटिंग प्रोटीन्स कौन सी हैं? जब आपको चोट आती है, कहीं पे कट लगता है, कुछ देर खून निकलता है, उसके बाद खुद ही खून की एक तह ऊपर जख्म के ऊपर जम के पिछले खून को बाहर निकलने से रोक देती है। वो जो खून का जमना होता है ना, उसको कहते हैं क्लॉट करना, ब्लड क्लॉट कर गया है। और उसकी वजह ये होती है कि हमारे जिस्म के अंदर क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं, ऐसी प्रोटीन्स हैं जो जख्म के ऊपर आके पूरी क्लॉटिंग की एक तय बनाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है रिसाइकलिंग ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल्स। चौथा आपका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है लिवर सेल का, वो है क्लॉटिंग ऑफ ओल्ड, रिसाइकलिंग ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल्स। जो आपके पास पुराने, आपको पता है रेड ब्लड सेल्स की लाइफ स्पैन 120 डेज होता है। 120 डेज के बाद पुराने सेल ख़त्म हो जाते हैं, ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, और आपका जो जिस्म होता है वो साथ साथ नए रेड ब्लड सेल्स भी बना रहा होता है डेली की बेस पे। मतलब जितने रेड ब्लड सेल्स की 120 डेज आज पूरे हुए हैं, उनको नए रेड ब्लड सेल्स रिप्लेस कर देंगे। फिर बेशुमार रेड ब्लड सेल्स होंगे जो कल 120 डेज इनके पूरे होंगे, उनको नए रेड ब्लड सेल्स कल रिप्लेस कर देंगे। ये साइकिल थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। तो जो पुराने रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको रिसाइकल करना, उनको प्रॉपरली डिस्पोज करना, ये सारा काम होता है लिवर सेल्स का। क्योंकि नए से नए लिवर सेल्स बन रहे हैं, आयरन हमारे पास मौजूद है, सेल्स बन रहे हैं आपके पास, एरिथ्रोसाइट्स बन रहे हैं नए से नए। लेकिन पुराने वालों का क्या करना है? पुराने वालों को प्रॉपरली निकालना, रिसाइकल करना, वो काम होता है हमारे लिवर सेल्स का। देन आपकी बुक कहती है, यहाँ तक फंक्शंस 4 ख़त्म हो गए, अब आपकी बुक इसके स्ट्रक्चर की तरफ आएगी। यहाँ से ऑनवर्ड्स लिवर सेल्स का स्ट्रक्चर शुरू होता है। 4 हमने सबसे पहले कहा कि लिवर सेल को हेपेटोसाइट्स कहते हैं। देन हमने उसके 4 फंक्शन डिस्कस की, जिनमें स्टोरेज, डिटॉक्सिफिकेशन, प्रोडक्शन एंड रिसाइकलिंग, ये मेन हेडिंग्स आ गई। स्टोरेज, देन डिटॉक्सिफिकेशन, आफ्टर डेट प्रोडक्शन, और एंड पे रिसाइकलिंग। अब यहाँ से ऑनवर्ड्स आपके पास उसका स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। दे हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। अब प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई क्यों है? आपको पता है न्यूक्लियस जो होता है ना हमारा, वो होता है कमांड प्लेस। यहाँ से सारे ऑर्डर्स जाते हैं, आते हैं। तो
बेशुमार लिवर सेल्स के काम है, तो उनके पास एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई है, क्योंकि उनको एक प्रॉपर एडवांस किस्म का एक सेंटर चाहिए जो कि उनके सारे फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करे। यही तो काम है न्यूक्लियस का। इस वजह से दे हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई फॉर मैक्सिमम एक्टिविटीज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स। बेशुमार किस्म की प्रोटीन्स एट द सेम टाइम बन रही हैं, बेशुमार किस्म के एंजाइम्स बन रहे हैं जो कि प्रोटीन की किस्म है। इतने काम कर रहा है लिवर सेल, इस वजह से उनको एक प्रोमिनेंट एक जो है मेच्योर किस्म का एक प्रोमिनेंट किस्म का न्यूक्लियाई चाहिए जो कि इन सारे कामों को कोऑर्डिनेट करके बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड नेसेसरी एटीपी फॉर एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेसेस। अब ये जो इतने ज़्यादा काम हो रहे हैं लिवर सेल कर रहा है, उतनी ही उसको लिवर सेल को ताकत चाहिए, उतनी ताकत चाहिए लिवर सेल को। तो वो ताकत कहाँ से आएगी? वो आएगी माइटोकॉन्ड्रिया से, जो कि है पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये जो लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, ये होता है लिवर सेल्स के पास, ताकि जो इतने एनर्जी इंटेंसिव मतलब इतनी ताकत लेने वाले काम है सारे लिवर सेल्स के, वो बेहतर तरीके से परफॉर्म हो सकें, ताकि जो एटीपी मिल रहा है सेल्स को, वो किसी तरह से वो कॉम्प्रोमाइज़ काम ना हो। देन आपके पास आता है एक्सपेंसिव नेटवर्क ऑफ SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब ये कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरा का पूरा आपका जो लिवर सेल्स है उसमें फैला हुआ है। इस बात का ये मतलब है एक्सपेंसिव नेटवर्क ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एक्सपेंसिव नेटवर्क ऑफ SER हेल्प्स फॉर एक्सटेंसिव डिटॉक्सिफिकेशन एंड लिपिड सिंथेसिस। हमें पता है SER जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो लिपिड सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। जब हमने SER का टॉपिक पढ़ा था तब हमने ये चीज़ देखी थी। अब आपकी बुक कहती है कि जो लिवर सेल होता है उसका डिटॉक्सिफिकेशन का और लिपिड सिंथेसिस का काम है, इसी वजह से उसको SER ज़्यादा चाहिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उसने डिटॉक्सिफिकेशन और सिंथेसिस ये दोनों काम करने हैं, और ये दोनों काम करने में SER वो ऑर्गेनेली है जो ये दोनों काम करने में हेल्प आउट करता है। अब एंड पे आपका बुक कहती है देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पेरोक्सिसोम्स विच कंटेन एंजाइम्स टू न्यूट्रलाइज टॉक्सिक सब्सटेंसेस। पेरोक्सिसोम एक ऑर्गेनेली ही है जो कि आपकी बुक में थोड़ी छोटी मतलब कम छोटे दर्जे की कम लेवल की ऑर्गेनेली है, इतनी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से आपकी बुक में डिस्कस नहीं होती। अब ये पेरोक्सिसोम आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे इसको लाइसोसोम के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं। पर ऑक्सीसोम जो हैं वो भी लाइसोसोम की तरह छोटी छोटी ऑर्गेनेली टाइप वैक्यूल टाइप जो हैं वो ऑर्गेनेली होती है। इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम्स का काम होता है कि उन्होंने जितने टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं ना सेल्स में, उनको इंगल्फ करके उसको न्यूट्रलाइज करना है, मतलब जहर ख़त्म करना है। तो हमने देखा कि जो हमारा लिवर सेल है उसका फंक्शन भी यही है कि डिटॉक्सिफिकेशन उसका फंक्शन है, तो उसको पेरोक्सिसोम भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि एक पेरोक्सिसोम के पास ही वो एंजाइम होता है जो कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस को न्यूट्रलाइज करता है। एक SER और एक पेरोक्सिसोम, ये दोनों डिटॉक्सिफिकेशन के काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लिवर सेल के लिए। देन आपकी बुक कहती है यहाँ से ऑनवर्ड्स, अब ये ऑर्गेनेलिस की बात यहाँ तक ख़त्म हो गई है, अब यहाँ से ऑनवर्ड्स डक्स की बात स्टार्ट हो गई है। अब डक्स पे जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो तीन ऑर्गेनेलिस न्यूक्लियाई माइटोकॉन्ड्रिया SER रेड ब्लड सेल्स में नहीं थी, वही तीनों ऑर्गेनेलिस जो लिवर सेल होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसके साथ चौथी ऑर्गेनेली आती है पेरोक्सिसोम। अब आपकी बुक ने 4 फंक्शंस आपको दिए हैं और 4 इसके स्ट्रक्चर में ऑर्गेनेलीज दी हैं जिनका इंपॉर्टेंट रोल है लिवर सेल के अंदर। देन आपकी बुक बाद में कहती है स्मॉल डक्ट्स आर प्रेजेंट बिटवीन लिवर सेल्स। अब जो लिवर सेल्स होते हैं उनके दरमियान बारीक बारीक किस्म की डक्ट्स सी रास्ते मौजूद होते हैं, सेल टू सेल जंक्शंस मौजूद होते हैं विच कलेक्ट जो कि इकट्ठे करते हैं एंड ट्रांसपोर्ट द सेक्रीशन ऑफ बाइल्स टू द बाइल डक्ट। अब जो लिवर सेल होते हैं वो बाइल भी बनाते हैं। बाइल क्या करता है? बाइल का काम होता है कि उसने लिपिड्स को डाइजेस्ट करना है, ठीक है। इस वजह से बाइल बना के जो लिवर सेल्स होते हैं वो बाइल बना के बाइल डक्ट्स के थ्रू स्मॉल डक्ट्स के थ्रू बाइल डक्ट्स में ले जाते हैं। ये आपको बेहतर तरीके से नेक्स्ट पिक्चर में बात समझ आएगी। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी बुक ने ये बात पिक्चर में कही है यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे इधर अपनी बनाई पिक्चर में मेंशन कर देते हैं ये बात कि जो एक लिवर सेल होता है सिंगल लिवर सेल, उसकी ये
हेक्सागोन टाइप शेप होती है और उसको कहते हैं हेपेटोसाइट। ठीक है, एक लिवर सेल को कहेंगे हेपेटोसाइट और उसकी जो शेप होती है वो हेक्सागोन होती है। लेकिन जो एक पूरा यूनिट होता है, एक पूरा जो टिश्यू लिवर का इकट्ठे मिलकर काम कर रहा है, उस पूरे यूनिट को हम कहेंगे लोब्यूल। लोब्यूल वो वर्ड है जो कि वन यूनिट ऑफ लिवर के लिए यूज़ होता है। ये आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास आ गया है एक लिवर, पूरा का पूरा, ये सारी लिवर की आउटलाइन है। अब आपकी बुक कहती है कि जो लिवर सेल्स हैं उनके दरमियान स्मॉल डक्ट्स हैं। ये रेड से, ये ग्रीन से यहाँ पे स्मॉल डक्ट्स दिखाई गई हैं, जो कि अगर हम यहाँ पे देखें, ये आपको सेल्स के लिवर हेपेटोसाइट्स के अंदर डक्ट्स दिखाई गई हैं। अब यहाँ पे हम बड़ा करके देखें लिवर के अंदर, तो ये ऐसे ही सारी डक्ट्स, सारा जो है हमारा बाइल जो लिवर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, ये सारी डक्ट्स वो इकट्ठा करती हैं। ये बाइल डक्ट्स बाइल को इकट्ठा करती हैं और यहाँ से नीचे लेके जाती हैं गॉल ब्लैडर तक। गॉल ब्लैडर वो जगह है जहाँ पे बाइल जो है हमारा वो स्टोर होता है। बाइल एक कंपोनेंट है जिसने मैदे में जाके फैट्स को डाइजेस्ट करना है। ठीक है, ये बाइल की डेफिनेशन है। इसने बाइल, अब लिवर जो है वो बाइल बनाता है। लिवर बाइल बनाने के बाद, इतने सारे कामों के बाद, लिवर एक ये काम भी करता है कि वो बाइल बनाता है। बाइल बना के बाइल डक्ट में डाल देता है। बाइल डक्ट ले जाके गॉल ब्लैडर में फेंक देती है सारा बाइल, कि गॉल ब्लैडर तब तक उसको स्टोर करेगा जब तक मैदे में कोई फैटी फूड नहीं आएगा। जब आपने, लेट से ये आपका फैटी फूड पड़ा है मैदे में, ये ब्लैक कलर का सर्कल जो है, ये आपका फैटी फूड आ गया है मैदे में मुंह से आता हुआ, स्टमक में फैटी फूड आ गया है। यहाँ पे गॉल ब्लैडर में आपके पास बाइल पड़ा है पहले से। ये बाइल यहाँ से निकलेगा और यहाँ से पूरा लिवर के नीचे, सारा लिवर से निकल के गॉल ब्लैडर से निकल के यहाँ से जाके मैदे में आपके ये बाइल सारा गिर जाएगा और ये जाके इस सारे जो है फैटी फूड है इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। ये फंक्शन है बाइल का। यहाँ लिवर सेल से बना बाइल, बाइल डक्ट से होता हुआ गॉल ब्लैडर में जाके उसने स्टे किया। जब मैदे को उसको ज़रूरत पड़ी वो निकला, जाके मैदे में जाके उसने खाना डाइजेस्ट कर दिया। ये सारा रोल है आपके बाइल का। अब ये आपकी बुक की पिक्चर आ गई है, ये उसने दिखाया है कि ये लिवर होता है, पूरा एक यूनिट ऑफ लिवर को उसने कहा है कि ये उसको लोब्यूल कहते हैं। और सेक्शन ऑफ बाइल दिखाया है कि ये बाइल लिवर सेल्स पड़े हैं और ये बारीक बारीक बीच में डक्ट्स पड़ी हैं जहाँ से ये लिवर सेल्स बना के बाइल इन डक्ट्स में डाल देते हैं, बाइल डक्ट्स में। ये जो बाइल डक्ट्स हैं ये सारा बाइल ले जाके गॉल ब्लैडर में डाल देती हैं और ज़रूरत पड़ने पे गॉल ब्लैडर से ट्रेवल करता हुआ बाइल नीचे बॉडी में स्टमक में जाके फैटी फूड को डाइजेस्ट कर देता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ लेबर विद इन एंड अक्रॉस सेल्स। अब हमारा जो सेल्स हैं वो एक सेल के अंदर किस तरह से सारा काम डिवाइड होता है और एक सेल, वही एक सेल दूसरे सेल के साथ, दूसरे जो उसके इर्द गिर्द सेल्स पड़े हैं उनके साथ किस तरह से कोऑर्डिनेट करता है। डिवीजन ऑफ लेबर रेफर्स टू द स्पेशलाइजेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क मोर एफिशिएंटली। अब आपकी बुक कहती है कि डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है काम का डिवाइड करना। काम कैसे डिवाइड होगा? एक घर में काम डिवाइड जैसे होता है कि अम्मी ने खाना बनाना है, अब्बू ने बाहर ग्रॉसरी वगैरह का काम करना है, फलानी बहन ने बर्तन धोने हैं, फलाने भाई ने लॉन्ड्री का काम करना है। ये सारी डिवीजन ऑफ लेबर है, किसने क्या करना है डिवाइडेड होता है। इसी तरह हमारी बॉडी में भी डिवाइडेड होता है कि किसने क्या करना है। डिवीजन ऑफ लेबर रेफर्स टू द स्पेशलाइजेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए सिस्टम। आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से स्पेशलाइज होते हैं, मतलब ये कि माहिर होते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क मोर एफिशिएंटली। आपकी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से स्पेशलाइज होते हैं कि उन्होंने कौन सा टास्क जो उनको साइन किया गया है वो किस तरह से उसको मोर एफिशिएंटली परफॉर्म करना है, बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है। इट इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट एनहांसेस एफिशिएंसी एंड फंक्शनैलिटी इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इंपॉर्टेंट असूल है। डिवीजन ऑफ लेबर की बात हो रही है कि काम का डिवाइड होना प्रॉपरली, ये एक ऐसा बेसिक प्रिंसिपल है जिससे एफिशिएंसी, मतलब ये कि काम बेहतर तरीके से होता है। फंक्शनैलिटी, इसका भी यही मतलब है कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स में काम बेहतर तरीके से होता है अगर डिवीजन ऑफ लेबर हो। आप अपने घर में भी देखें कि अगर पता होगा लॉन्ड्री किसने करनी है,
आप वो मेंबर घर का आंसरेबल होगा उस चीज़ के लिए। कन्फ्यूजन नहीं होगी कि अच्छा तुम कर लो, कल तुमने की थी आज मैं कर लेता हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। एफिशिएंसी और फंक्शनैलिटी आती है घर में भी, एक हाउस होल्ड में भी, अगर डिवीजन ऑफ लेबर हो। इसी तरह एक बायोलॉजिकल सिस्टम में भी एफिशिएंसी और फंक्शनैलिटी आती है अगर हमारा डिवीजन ऑफ लेबर प्रॉपर हो। अब डिवीजन ऑफ लेबर दो किस्म का है, एक विद इन द सेल और दूसरा अक्रॉस द सेल। सबसे पहले हम विद इन द सेल डिस्कस करेंगे। विद इन द सेल मतलब सेल के अंदर। विद इन द सेल दिस कॉन्सेप्ट इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय वेरियस ऑर्गेनेलिज। अब विद इन द सेल होता क्या है, ऑर्गेनेलिज होते हैं, दे ईच कैरी आउट डिस्टिंक्ट फंक्शन। हर ऑर्गेनेली का अपना एक काम है, नेसेसिटी फॉर सेल सर्वाइवल। सेल के बेहतर तरीके से काम करने के लिए हर ऑर्गेनेली को अपना अलग काम दिया गया है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस माइटोकॉन्ड्रिया। अब उसने ऑर्गेनेलिज डिस्कस की हैं, एक उसने माइटोकॉन्ड्रिया की एग्जांपल दी है, उसका काम है उसे एनर्जी बनानी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एग्जांपल दी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है कि उसने प्रोटीन और लिपिड बनाने हैं। लाइजोसोम का क्या काम है, उसने सारे जो वेस्ट है बॉडी सेल का उसको ब्रेक डाउन करना है, उसको सारे को तोड़ फोड़ के उसको सिंपल फॉर्म में लेके आके सेल्स बॉडी से निकालना है। ये आपकी बुक ने 3 एग्जांपल दी हैं विद इन द सेल डिवीजन ऑफ लेबर की। इस तरह से द फंक्शन ऑफ ईच ऑर्गेनेली कंट्रीब्यूट्स टू ओवरऑल सेल ग्रोथ, सर्वाइवल एंड फंक्शनिंग। अब हर एनर्जी भी मिल रही है, हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी बनानी है। जिस किस्म के सेल को एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, जैसे कि लीवर सेल, उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है। जहाँ प्रोटीन चाहिए होगी ज़्यादा, उस सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होगा। जिस सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल ज़्यादा होगा उसके अंदर लाइसोसोम ज़्यादा होंगे, ताकि उस वेस्ट मटेरियल को एफिशिएंटली सेल से बाहर निकाल दिया जाए। तो ये है डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल, जिससे सर्वाइवल, ग्रोथ और फंक्शनिंग, ये तीनों काम बेहतर तरीके से होते हैं। अब अक्रॉस द सेल, क्रॉस द सेल मतलब मुख्तलिफ सेल्स आपस में किस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर करके कोऑर्डिनेट करते हैं। अब आपकी वो कहती है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो एक से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स, एक से ज़्यादा सेल वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, द डिवीजन ऑफ लेबर एक्सटेंड्स अक्रॉस ईच सेल। हर सेल को, हर किस्म के सेल के पास अपना काम होता है। इस टाइप ऑफ सेल परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक रोल एंड कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हर किस्म का सेल एक अपना रोल प्ले करता है और अपने अलग तरीके से कंट्रीब्यूट करता है टू द ओवरऑल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। अब एग्जांपल इसमें आ जाती है एक मसल सेल की। अब इसमें आपकी एग्जांपल है बुक ने दी हुई। सबसे पहली मसल सेल। मसल सेल का क्या काम है, उसने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है, उसने मूवमेंट बॉडी की करनी है। जैसे कि स्केलेटल मसल का हमें पता है उसने मूवमेंट करनी है, और स्मूथ मसल्स का पता है, या हार्ट मसल्स का पता है, कार्डियक मसल्स का, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करके कार्डियक मसल्स ने पम्पी को फ्लड करना है, और स्मूथ मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करके खाना हमारे मुंह से सारा इंटेस्टाइन्स वगैरह तक पहुंचाना है। देन मसल सेल्स के बाद आपके पास एग्जांपल होगी नर्व सेल की। इसका काम क्या है, इनका काम है कि उन्हें ट्रांसमिट करने हैं मैसेज, ट्रांसमिट मतलब भेजने हैं मैसेजेस ब्रेन से बॉडी तक। देन आपके पास रेड ब्लड सेल्स आ गए हैं। इनका काम आपको पता है कैरिंग ऑक्सीजन है, उन्हें ऑक्सीजन कैरी करके लंग से बॉडी टिश्यूज तक लेके जानी है। अब आपकी बुक थी दिस इज इंटरसेलुलर स्पेशलाइजेशन। सेल्स के अंदर डिफरेंट सेल्स ने आपस में जो कोऑर्डिनेट किया है उसको हम कहेंगे कि इंटरसेलुलर स्पेशलाइजेशन अलाउज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स टू परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस। इंटरसेलुलर स्पेशलाइजेशन मतलब काफ़ी सारे सेल्स ने मिलकर आपस में कोऑर्डिनेट करके एक काम किया। अब मसल सेल्स, काफ़ी सारे सेल्स मिलकर मसल सेल्स बना रहे हैं, और उन्होंने एक ही काम किया है कॉन्ट्रैक्शन का। काफ़ी सारे सेल्स मिलकर नर्व सेल्स बना रहे हैं और वो एक ही काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे सेल्स मिलकर रेड ब्लड सेल्स बना रहे हैं और वो ऑक्सीजन कैरी करने का काम कर रहे हैं। इस तरह से विद इन द सेल ऑर्गेनेलिज और अक्रॉस द सेल बेशुमार सेल्स आपस में कोऑर्डिनेट करके, डिवीजन ऑफ लेबर करके अपने टास्क को और अपने काम को मोर एफिशिएंटली और फंक्शनैलिटी इम्प्रूव करते हैं अपने काम की, और बहुत अच्छे तरीके से अपना टास्क परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से सर्वाइवल, सेल की ग्रोथ और फंक्शनिंग बेहतर होती है। यहाँ पे हमारा 3.4 ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.5 कवर करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।